नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी का विपक्ष पर हमला, बोले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं होने पर जश्न मना रहे थे कौरव। चार धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, तीर्थयात्रियों में केदारनाथ धाम के लिए ज्यादा उत्साह। उत्तराखंड शिक्षा परिषद के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 2 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार आज होगा खत्म। पहली बार मिलेगी हेल्प डेस्क की सुविधा। हल्द्वानी में गेल इंडिया की शिक्षा के लिए बड़ी पहल, 50 छात्रों को मिलेगी फ्री आईआईटी जेईई कोचिंग, रहने और खाने की भी पूरी व्यवस्था। 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी अहम चर्चा, महिला आरक्षण को लेकर होगा बड़ा मंथन। उत्तरकाशी में रसोई गैस संकट, जोशियाड़ा और तिलोथ में लोगों ने किया सड़क जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर मंगलौर से है, जहां के कस्बे के मोहल्ले चमारान खालसा का नाम बदलकर सैनीपुरा किए जाने के बाद नगर पालिका के फैसले ने तूल पकड़ लिया है। इस फैसले से स्थानीय दलित समाज में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर नाम बदलना ही था तो इसे रविदासपुरम या अम्बेडकर नगर किया जाना चाहिए था। बदलने का कोई राइट नहीं होता। ये राइट अपर लेवल का काम होता है। शहरी विकास निदेशालय से एक लेटर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 2025 में एक रिट दायर हुई थी। उसमें ये आदेश जारी हुआ, सभी नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को, समस्त उत्तराखंड की नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को कि जो भी अनुसूचित जाति सूचक मोहल्लों के नाम है, गाँव के नाम है, उनको बदलकर दूसरा नाम रख दिया जाए। हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग मानव अधिकार आयोग का पालन किया, शहरी विकास निदेशालय का पालन करके हमने बोर्ड में नाम चेंज करने का प्रस्ताव रख दिया। इस पर हमारी आपत्ति है भाई जी। हमारी आपत्ति यह है कि इसको चमारान खालसा से नहीं हटाना चाहिए, ठीक है नहीं, सैनीपुरे में नहीं होना चाहिए। सैनीपुरा जिसको भी कोई दिक्कत है, किसी को भी आपत्ति है तो इधर आ सकता है वो, हम उधर नहीं जाएंगे। हमारी 2 डिमांड रहेगी, इसमें अम्बेडकर नगर या रविदासपुरम रख सकते हैं इसका नाम, और हम चमारान खालसा ही रहेगा, तो वरना हम सैनीपुरे में नहीं जाएंगे। और अब खबर गदरपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए युवक के दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। सब चाहते हैं। ये इनके घर में छोटे छोटे 2 ही बच्चे हैं और खाने पिलाने वाला एक ही लड़का है, ठीक है। और ये इनको बुला के लेके गए रात को 9 बजे, फ़ोन किए तुम आ जाओ। आके उनको शराब पिला के, हमें तो लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हमें लगता है गलत हुआ है। वो शराब पिला के वहीं पे उसको छोड़ के वो चला गया। हमने यही सुना है और हमें भी लगता है कि ये गलत हुआ। ये लड़का ऐसा नहीं था, वो शराब आज नहीं पीता, बहुत पहले से पीता था शराब, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो शराब पी के घर आ ही नहीं पाया। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। मानव वन्यजीव संघर्ष और बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग और मीडिया के बीच एक अहम गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां समाधान और जागरूकता पर विस्तार से चर्चा हुई। गोष्ठी में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के उपायों और वनाग्नि की घटनाओं पर चिंता जताई गई। जहां डीएफओ हल्द्वानी कुंदन कुमार ने कहा कि जंगलों में आग की घटनाएं अधिकतर मानवीय लापरवाही से होती हैं। हमें जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए, हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत आज जो यहाँ के मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सबको आज यहाँ बुलाया गया था। और जो हमारी मानव वन्यजीव संघर्ष और जो वनाग्नि है,
ये जो इनकी जो चुनौतियां हैं, इसके बारे में जो मीडिया की भूमिका है, इसके बारे में चर्चा की गई। वन विभाग जो है जन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ जो है लोगों को जागरूक कर रहा है, उसके साथ साथ मीडिया के माध्यम से कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और उसमें मीडिया कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अल्मोड़ा में जनगणना के प्रथम चरण में 25 अप्रैल से शुरू हो रही घर घर गणना के तहत शासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें प्रगणों को और सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कल से शुरू होने जा रहे हैं। गणना के लिए प्रकरणों और सुपरवाइजरों को जनगणना किट भी वितरित किया गया है। देखिए, हमारे इसमें अभी 6 दिवसीय हमारी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। यहाँ पर हमारे 77 हम लोगों ने प्रगणक कर रखे हैं और 17 हमारे सुपरवाइजर हैं, जिसमें कि जो रिजर्व में भी हैं। तो इनको ट्रेनिंग देने के बाद आज हमारे लगातार इसमें किट का वितरण किया जा रहा है और कल से लगातार ये फील्ड में जाएंगे और एक थोड़ा सा इनको अवेयरनेस भी हम लोगों ने कर रखी है, क्योंकि गर्मी का सीजन है। तो हम लोगों ने इनको एक सुझाव भी दे रखा है कि अपना भी बचेंगे ये लोग हीट वेव से। और बाकी जो जनगणना है, क्योंकि हमारी जो तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो हम लोग इसके लिए आश्वस्त हैं कि पहला चरण हमारा सफल रहेगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देहरादून में आयोजित जन आक्रोश रैली और पैदल यात्रा को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कटाक्ष किया है। वहीं उन्होंने कहा कि महिला हितों पर सिर्फ रैली निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर ठोस कदम भी उठाने की जरूरत है। होता चना बाजे घना, ये कहावत चरितार्थ करता है। झूठ को इतने जोर से बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो सच जैसा लगने लगे, ये प्रयास है। और यही तकनीकी केंद्र तक पहुंचने की इनकी अब तक कामयाब दिखी थी, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। ये झूठ बोल बोलकर वहां तक पहुंच गए, लेकिन जनता इनको समझ गई। सीधी सीधी बात है, बहुत स्पष्ट है कि जो बिल संसद में 2023 में पास हुआ वो महिला आरक्षण का था। उसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ये उसका संशोधन बिल लाए। वो संशोधन बिल में इनकी चाल है कि अगर परिसीमन हो तो इनकी शर्तों पे हो और अन्यथा महिला आरक्षण न हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के लाखा मंडी क्षेत्र के निवासियों को वन विभाग के द्वारा बिना उन्हें सुनवाई का मौका दिए हटाए जाने के मामले पर समाजसेवी भुवन चंद्र पोखरिया के पत्र का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस पर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तारीख भी तय की है। आज माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में जनहित याचिका सो मोटो PIL स्वतः संज्ञान 171/2025 में सुनवाई हुई थी, जिस पर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी के द्वारा 171/2025 में जो काउंटर एफिडेविट जो दाखिल किया था, उसमें जो है DFO हल्द्वानी के द्वारा एक झूठा शपथ पत्र, कूट रचित शपथ पत्र जो है माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया था कि भुवन पोखरिया के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई जो है पेंडिंग है और 8 FIR जो है इसके विरुद्ध रजिस्टर्ड हैं और भुवन पोखरिया जो है जनहित याचिका नहीं कर सकता। देवभूमि उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पारित नहीं होने पर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बता दें कि इस बिल को पारित नहीं होने देने की सबसे बड़ी वजह सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी DMK और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों को बता रही है। कुल मिलाकर ये विरोध अब राजनीतिक मंचों के साथ सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। महिला आरक्षण बिल पर इस समय जमकर राजनीति हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। सत्ताधारी दल भाजपा का मानना है कि इतिहास साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं। 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुई चर्चा केवल कुछ विधेयकों तक सीमित नहीं थी। यह देश की आधी आबादी को नीति निर्माण में समान भागीदारी देने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC और DMK ने इस ऐतिहासिक अवसर का भी विरोध किया।
विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। देश हित से ऊपर दलगत सोच को रखा। वहीं सत्ता दल सड़कों में उतरकर विपक्षी दलों का विरोध कर रहे हैं। आज परेड ग्राउंड में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैली में मुख्यमंत्री सहित कई नेता, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। 33% महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरक्षण बिल के क्रियान्वयन में बाधा डालकर महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। इसी के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरी। रैली में शामिल महिलाओं ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन करते हुए साफ संदेश दिया कि वो सम्मान और अधिकारों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग ये जन आक्रोश के रूप में महिलाएं अपना आक्रोश दिखा रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगी दलों ने जो हमारा 33% आरक्षण का बिल आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ रहा था उसको टर्न डाउन किया है और महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरीके से उन्होंने परिहास उड़ाते हुए महिला सम्मान का अपमान किया है, उसके जवाब में ये रैली उनके लिए, ये आक्रोशित महिलाएं और ये महिलाएं बहुत दूर क्षेत्रों से यहाँ अपना आक्रोश व्यक्त करने आई। अब रैली के रूप में हम लोग जाएंगे तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि महिला की शक्ति कहीं भी कम नहीं है। हम सब ने देखा कि महिला आरक्षण में जो अमेंडमेंट था उस पर उन्होंने विरोध में वोट किया। उसके बावजूद उनका ये कहना कि हम इसके पक्ष में हैं, मुझे लगता है कोरा सफेद झूठ है जो आज महिलाओं को सब समझ में आता है। उनके लिए महिला या समाज या देश प्रथम नहीं है, उनके लिए केवल उनका स्वयं का जो स्वार्थ है वो प्रथम है, उनकी पार्टी का वोट बैंक प्रथम है, तो वो उसी की केवल बात करते हैं। आपने सुना होगा कि उन्हीं के जो विपक्षी घटक दल है उसी ने कहा था कि किस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि जिस प्रकार से जब शाह बानो का केस आया तो वो शाह बानो के ट्रिपल तलाक के केस में कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उसके विपक्ष में खड़े थे। उसके मेंटेनेंस, उसको जो मिलना चाहिए, उसको पैसा जो उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए उसके पक्ष में वो नहीं थे। तो वो किस प्रकार से महिलाओं के साथ है हम सबको दिखता है। का ये कार्यक्रम थोथा चना बाजे घना, ये कहावत चरितार्थ करता है। झूठ को इतने जोर से बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो सच जैसा लगने लगे, ये प्रयास है। और यही तकनीकी केंद्र तक पहुंचने की इनकी अब तक कामयाब दिखी थी, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। ये झूठ बोल बोल कर वहां तक पहुंच गए, लेकिन जनता इनको समझ गई। सीधी सीधी बात है, बहुत स्पष्ट है कि जो बिल संसद में 2023 में पास हुआ वो महिला आरक्षण का था, उसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ये उसका संशोधन बिल लाए। वो संशोधन बिल में इनकी चाल है कि अगर परिसीमन हो तो इनकी शर्तों पे हो और अन्यथा महिला आरक्षण न हो, ये उनकी चाल है। ये चाल एक्सपोज हो गई है और अब हम देखते हैं कि 28 तारीख को इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाकर एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया है। हम देखते हैं उस दिन कि ये निंदा प्रस्ताव लाएं और हमारे लोग भी कोई प्रस्ताव लाएंगे। अब ये दोनों प्रस्ताव में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। एक उत्तराखंड के हित में है, एक उत्तराखंड के अहित में है। तो दोनों में से कौन विधायक किसकी तरफ वोट देता है, ये देखने लायक बात है। महिला आरक्षण से जुड़ा मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। पूरे देश के साथ साथ अब प्रदेश में भी पक्ष विपक्ष की आपसी बयानबाजी देखने को मिल रही है, तो वहीं आक्रोश भी सड़कों पर होता नजर आ रहा है। इसी क्रम में बीते वीरवार उत्तराखंड राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल के नेतृत्व में विशाल धरना आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। विधानसभा भवन के निकट एक दिवसीय धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने कहा कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि महिला आरक्षण बिल के साथ हम पहले भी थे और आगे भी मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारी चुनौती केंद्र सरकार से ये है कि परसीमन की गुत्थी सुलझाकर तत्काल लोकसभा में संसद का सत्र बुलाओ और बिल पारित कराओ। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की मांग 2027 से विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा की वर्तमान संख्या के आधार पर ही 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। कांग्रेस सरकार के समय राज्यसभा में 2010 में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया था। लोकसभा में हम तैयार थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं को 33% आरक्षण का शुभारंभ पंचायतों में किया और उसी के परिणाम स्वरूप देश के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा जितनी महिलाएं दुनिया में पंचायती प्रतिनिधि है, वहीं सभी विपक्षी दल सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। भाजपा के लोग कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये मांग की है भाजपा सरकार ने गांधी जी से कि अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आपकी मंशा साफ है और आप महिलाओं को
देना चाहते हैं, सच में सम्मान देना चाहते हैं तो दे दीजिए। 33% आरक्षण विधानसभा की 70 सीटों में दे दीजिए और आप जब तक नहीं देंगे ये धरना और प्रदर्शन पूरे प्रदेश के हर जिलों में नहीं देना चाहते थे, पहले से ही नहीं देना चाहते थे। उनका काम है बोलना, उनका काम है झूठ बोलना। देखिए उनको तो ऊपर से आदेश किए गए हैं। मैंने, आपको याद होगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन में कांग्रेस 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 58 बार कहा, मैंने उसके दूसरे दिन ही, आपको ध्यान होगा मेरे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, उसके दूसरे दिन ही मैंने ये बात कह दी थी कि हो सकता है ये विधानसभाओं में भी इस तरह से का प्रस्ताव लाएं, कांग्रेस कांग्रेस बोलकर कांग्रेस को बदनाम करें। हमने तो उसी दिन कह दिया था ये इस तरह करने वाले हैं और वही हुआ, वही उन्होंने किया। आप एक चीज देखिए, इन्होंने जब भी सत्ता पाई एक झूठ को इवेंट बनाकर फैलाया और उसके आधार पर सत्ता पाई। 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, अभी तक सब चुनाव इन्होंने झूठ का इवेंट बनाकर जीते हैं। अब हम उस बात को समझ गए कि ये झूठ का इवेंट बनाकर चुनाव, ये अब चूंकि अब आपने बहुत बारीकी से आप देखो, मुख्यमंत्री जी बहुत बार ये बात बोल चुके हैं, डेमोग्राफी चेंज डेमोग्राफी चेंज डेमोग्राफी चेंज। अब वो समझ गए कि डेमोग्राफी चेंज फिट चुका है, लोग नहीं मान रहे। 900 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने हमेशा महिलाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज भाजपा जिस प्रकार से सड़कों पे आके अपना राग अलाप रही है महिला आरक्षण का, महिला सशक्तिकरण का, ये वही पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा रेप केसेस इसी पार्टी के नेताओं द्वारा किए जाते हैं और तब इन महिलाओं की आंखें नहीं खुलती हैं। पहले तो मुझे लगता था कि शायद ये भाजपा की महिलाएं सिर्फ आंखों की अंधी हैं, लेकिन अब तो मुझे ये लगता है कि ये दिमाग से भी अंधी हैं और इन लोगों का सिर्फ वही पैटर्न चलता है जो इनको ऊपर से बताया जाता है। आज अगर महिला आरक्षण की बात करें तो महिला आरक्षण ये बिल तो 2023 में ही पास हो गया था। अगर भाजपा वाकई में चाहती कि इस बिल में महिलाओं को आरक्षण मिले तो इसमें इन्होंने एक अलग सा जो क्लॉज सीटें बढ़ाने का किया वो ना करती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि महिलाओं को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए और कम से कम इन महिलाओं को इतनी तो अकल होनी चाहिए। लिटरली मैं यही कहूंगी कि जितनी भी भाजपा के अंदर महिलाएं हैं ये बिल्कुल अकल इनकी जो है वो घास चरने चली गई है। बात तो समझना पड़ेगा किसको गुमराह कर रहे हो। जब जनगणना हुई है, जनगणना में 2026 का आंकड़े को 2023 के बिल में दिखाया गया था, लेकिन 2026 में जनगणना पूर्ण होनी संभव नहीं है क्योंकि सरकार ने जातिगत जनगणना को स्वीकार किया है। ये जनगणना में समय लग रहा था और 2029 मोदी जी 2029 में आरक्षण देना चाहते थे, इसे संशोधन लाए थे। ये गुमराह करने का कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि 2029 में महिलाओं को आरक्षण मिले, इसलिए ये आक्रोश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 4 बार परसीमन हुआ। इसके लिए आयोग का गठन किया गया। अब ये 5वीं बार होने जा रहा था। सबसे पहला परसीमन 1952 में हुआ था। अंतिम परसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में हुआ था। दरअसल 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2001 तक परसीमन पर रोक लगा दी गई थी ताकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को झटका न लगे। वहीं आपको बता दें ये पूरा मामला परसीमन से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि जहां एक ओर बीजेपी विपक्षी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इस बात को कह रही है कि महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पारित हो चुका है। ऐसे में संशोधन के जरिए सरकार परसीमन पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। साथ ही दामी सरकार ने 28 अप्रैल में 1 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र निंदा प्रस्ताव बुलाया है। इससे पहले 27 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई है। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि आम जनता इसकी बारीकियों को कितना ध्यान से समझ पाएगी या ये मुद्दा राजनीतिक समुद्र में जनता को गुमराह करने में काफी रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।